हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे सेट्स। तो सेट में सेट का इंट्रोडक्शन मतलब थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर रहे थे। प्रीवियस क्लास में इसका पार्ट 1 कुछ सेट का टाइप ऑफ सेट पढ़े थे। सेट क्या है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और सबसेट के बारे में पढ़े थे। अब इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें भी थ्योरी पढ़ेंगे हम। सेट का जो बचा हुआ थ्योरी रह गया है उसको कंप्लीट करेंगे। तो देखो, इसमें स्टार्ट है वेन डायग्राम से। अब वेन डायग्राम होता क्या है, तो जो सेट्स होता है उसको रिप्रेजेंट करने का वेन डायग्राम भी एक मेथड है। रिलेशनशिप्स यहाँ पे कह रहा, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम व्हिच आर नोन एज वेन डायग्राम। जो हम दो सेट के बीच रिलेशन जहां भी आएगा तो दो सेट के बीच आएगा, दो या दो से ज्यादा सेट के बीच। तो हम लोग जो रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, दो सेट के बीच में क्या रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम का यूज करते हैं। अब ये डायग्राम बनता कैसे है, तो देखो, दीज डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल एंड क्लोज कर्व्स यूजुअली सर्किल। ये वेन डायग्राम में क्या होता है कि एक तो रेक्टेंगल होता है, और रेक्टेंगल मतलब क्लोज रेक्टेंगल, और इसमें इसके अंदर एक सर्कल कंसिस्ट होता है। तो इससे अगर एक रेक्टेंगल रहेगा और एक सर्कल रहेगा, और सेट में हम जहां भी एक रेक्टेंगल और एक सर्कल देख रहे हैं डायग्राम में, तो उसको बोलेंगे वेन डायग्राम। अब रेक्टेंगल में क्या होगा और सर्कल में क्या होगा, तो कह रहा द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट बाय सर्कल। अब यूनिवर्सल सेट जो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और सर्कल जो है इसके सबसेट को। तो देखो, तो जो सर्कल में पार्ट है वो तो रेक्टेंगल का भी पार्ट है, मतलब जो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होगा वो इस सर्कल वाला भी एलिमेंट होगा यूनिवर्सल सेट का। देखो, फिर से हम यूनिवर्सल सेट के बारे में पहले भी पढ़ चुके थे। तो यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट जो होता है इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिक सेट को बोलते हैं। बेसिक सेट, यूनिवर्सल मतलब ऐसे भी यूनिवर्स से आया है, तो यूनिवर्स मतलब जिसमें सारा कुछ इंक्लूडेड हो, तो उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। जैसे देखो, तो एन को, एन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एन हम जानते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ये एन रिप्रेजेंट करता है। तो अगर एन को हम बेसिक सेट माने, अब बेसिक सेट किसका, अब इसमें माइनस वाला तो वैल्यू नहीं है, तो बेसिक सेट माइनस वाला वैल्यू को इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे एन जो होगा यूनिवर्सल सेट होगा। किसके लिए यूनिवर्सल सेट होगा, तो इसका सबसेट। सबसेट क्या हो जाएगा, इसमें क्या क्या है देखो, तो 2 3 5 7 ये सब क्या है, ये सब अगर इंक्लूड करेंगे तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। मतलब जो नेचुरल नंबर होगा एन जो होगा वो प्राइम नंबर का यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि प्राइम नंबर का जितना भी एलिमेंट है सारा एन में इंक्लूडेड है। तो एन जो है यूनिवर्सल सेट कहलाएगा किसका, और एन बेसिक सेट भी है, तो एन जो है बेसिक सेट या यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। और इसका एक सबसेट क्या है, तो एक सबसेट जो है वो है प्राइम नंबर। और सबसेट क्या हो जाएगा, तो ऑड नंबर भी हम इसके अंदर इंक्लूड करके लिख सकते हैं, 1 3 5 7, ये सारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब पॉजिटिव ऑड नंबर। उसी तरह से इवन नंबर का भी ये सबसेट हो जाएगा, इसका एक सबसेट इवन नंबर भी हो जाएगा, 2 4 6 8 इस तरह से। तो इस इवन नंबर के लिए जो एन है वो क्या हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। एन जो है एक यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ से यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया। यूनिवर्सल सेट मतलब सारा कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड है, और उसका सबसेट मतलब उससे कुछ एलिमेंट निकाल, सबसेट मतलब एक छोटा पार्ट, तो उसी का कुछ एलिमेंट निकाल करके दूसरे सेट में रख दिए हैं, तो उसको हम बोलेंगे सबसेट। अब जो भी हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हो वो यूनिवर्सल सेट का है। तो एक एग्जांपल में, जैसे फिगर 1.2 में दिया है, यू यूनिवर्सल सेट लिया है, एक कलेक्शन ऑफ सेट ए भी हो जाएगा। तो 1 2 3 से 10 लिया। अब इसका सबसेट क्या होगा, अगर यू को हम 1 से 10 तक यूनिवर्सल सेट मान रहे हैं, देखो वेन डायग्राम में हमेशा यूनिवर्सल सेट का यूज होगा ही होगा। तो यू को हम 1 से 10 तक मान रहे हैं, और इसका सबसेट क्या हो जाएगा, इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ विच, एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें a इक्वल टू 2 4 6 8 10 इज ए सबसेट। तो देखो, तो 1 से 10 पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे, अभी सर्कल को कंसीडर नहीं करना है। तो 1 से 10 तक सारा नंबर इस यूनिवर्सल सेट में मतलब रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किए हैं, और ये जो है सबसेट है 2 4 6 8 10 को। तो सबसेट कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो सर्कल से, तो 2 4 6 8 10, देखो इस सर्कल में जो ए है इसको ए से रिप्रेजेंट किए हैं, तो एक सबसेट है, मतलब एक वेन डायग्राम है जिसमें यूनिवर्सल सेट और सबसेट को रिप्रेजेंट किया गया है। उसी तरह से देखो, तो 1.3 में क्या है,
यू इसमें भी यूनिवर्सल सेट U1 से 10 है और इसका सबसेट एक अलग ले रहे हैं सबसेट, तो 2 4 6 8 10 है। अब इसमें दो सबसेट है अलग अलग, एक 2 4 6 8 10 अलग है, फिर एक बी भी सबसेट है 4 और 6। तो यहाँ पे इस यूनिवर्सल सेट का 4 और 6 सबसेट है। तो यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि 4 और 6 यूनिवर्सल सेट का तो सबसेट है ही, साथ साथ 4 6 का एलिमेंट ए में भी इंक्लूडेड है, मतलब बी जो है जिसका एलिमेंट छोटा पार्ट बड़ा पार्ट का सबसेट होगा, मतलब बी सबसेट होगा ए का। तो यहाँ पे बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो बी को अंदर रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि बी भी सबसेट होगा, तो बी ए के अंदर इंक्लूड होगा। जैसे यूनिवर्सल सेट के अंदर ए भी इंक्लूड होगा उसी तरह से ए के अंदर बी इंक्लूड होगा। तो देखो तो बी में 4 6 है, फिर ए में 2 4 6 8 10 है और यूनिवर्सल सेट जो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंटेड है। तो ये तो हो गया वेन डायग्राम। आगे देखते हैं ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन कहने का मतलब जैसे हम लोग नंबर का ऑपरेशन देखते थे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, उसी तरह से हम दो सेट को ऑपरेट करेंगे, मतलब दो सेट के बीच को कैसे ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस तो होगा नहीं क्योंकि सब में एलिमेंट अलग अलग होता है। तो इसका ऑपरेशन के लिए फर्स्ट जो ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट है, दो सेट का यूनियन। तो ये यूनियन ऑफ सेट का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट। देखो ऑपरेशन मतलब जैसे 2 प्लस इसको ऑपरेट किए हैं 3, एडिशन ऑपरेशन किए हैं 2 और 3 नंबर के बीच। तो इसका मतलब है कि अगर हम ऑपरेशन कर रहे हैं कोई सा भी दो नंबर पे तो एक डिफरेंट नंबर फाइंड आउट हो रहा है, तो उसी तरह से यूनियन ऑफ सेट करेंगे तो ये भी एक ऑपरेशन है सेट का। तो सेट को ऑपरेशन मतलब ऑपरेट करेंगे, मतलब दो सेट को ऑपरेट करेंगे तो एक अलग से तीसरा सेट पता चलेगा और उस सेट का क्या वैल्यू होगा, वैल्यू सेट का वैल्यू कहने का मतलब उस सेट में क्या एलिमेंट होगा। तो देखो कैसे वो एलिमेंट क्या होगा, तो द यूनियन ऑफ टू सेट A and B द सेट C which consist of all those element which are either in A or in B including those which are in both। कह रहा है कि जो दो सेट का यूनियन का ऑपरेशन यूनियन वो सेट होगा जिसमें ए और बी का सारा एलिमेंट इंक्लूड रहेगा। द सिंबल यू, देखो इस तरह से यू जैसा ही है लेकिन यहाँ पे एक यू आता है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे और ये जो यू जैसा सिंबल है इसको हम लोग यूनियन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यू को डिनोट करते यूनियन से। सिंबल्स में क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स इज टू एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ए जो एलिमेंट है ए वाला रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को, तो जो इसका एलिमेंट होगा, अब इसका एलिमेंट ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका एलिमेंट मतलब जो एक से एलिमेंट आएगा वो ए में भी आएगा और ये वाला एलिमेंट ए यूनियन बी का एलिमेंट ए में भी आएगा और ए यूनियन बी का एलिमेंट बी में भी इंक्लूड रहेगा। जैसे देखो एग्जाम्पल में हम एक सेट लेते ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, बी इक्वल टू 3 4 5 6 है। अब देखो तो ये दोनों का यूनियन निकालना, ऑपरेशन मतलब ए यूनियन बी निकालना है। तो यूनियन मतलब क्या आ गया, ये दोनों का यूनियन करेंगे तो एक अलग सेट फाइंड आउट होगा और उस सेट में एलिमेंट जो होगा, जो ए में भी एलिमेंट है और बी में भी सारा एलिमेंट होना चाहिए। यूनियन में हमेशा ध्यान रखना है कि यूनियन मतलब मिल करके बड़ा हो रहा, मतलब सारा एलिमेंट एक में आना चाहिए। तो ए यूनियन बी 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ए में क्या क्या एलिमेंट है, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ए का एलिमेंट है। और बी में कौन सा एलिमेंट है, तो 3 4 5। देखो अब 3 4 5 को तो हम पहले ही लिख चुके हैं तो फिर से लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम एलिमेंट लिख रहे हैं। तो बाकी और बी में क्या बच गया, तो ये 6 बच गया, मतलब ए यूनियन बी हो गया 1 2 3 4 5 6। अब देखो तो इसमें जो एलिमेंट है वो ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है, तो इससे हम यूनियन निकालते हैं। अब देखो तो इसको हम वेन डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो वेन डायग्राम में हमको एक यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए, तो एक यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किए, इसमें दो सेट ए है और दूसरा सेट बी है। तो ए यूनियन बी इक्वल टू सारा, देखो ए का भी पार्ट इंक्लूड होगा और बी का भी पार्ट इंक्लूड होगा, बाकी ए और बी में जो कॉमन रहेगा वो भी इंक्लूड होगा, मतलब जो ब्लू से जो साइडेड है, देखो तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये सारा साइडेड है, तो ये ए यूनियन बी देगा, मतलब ए वाला भी पार्ट चाहिए बी वाला भी पार्ट चाहिए और दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो भी चाहिए, सारा एलिमेंट को लिखना है। तो ये हो गया यूनियन ऑफ सेट। अब प्रॉपर्टी क्या है, यूनियन ऑफ सेट का कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे हम एडिशन का प्रॉपर्टी पढ़े थे, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसी तरह से है यूनियन, ऑपरेशन ऑफ यूनियन का प्रॉपर्टी। पहला में क्या कह रहा है कि अगर ए यूनियन बी लिखेंगे,
इक्वल होगा बी यूनियन ए के। ए क्यों इक्वल हो रहा है? तो ये कम्यूटेटिव लॉ से इक्वल हो रहा है। कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या कहता है कि कोई सा भी ऑर्डर में ऑर्डर अगर चेंज करें तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। ऑर्डर चेंज करने का मतलब है कि ए को बी के जगह पे रखें, जैसे देखो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी है। अब इसी में ए को बी के जगह पे रखें और बी को ए के जगह पे रखें, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा इसको उल्टा भी करेंगे, ऑर्डर भी चेंज करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब दोनों वैल्यू बराबर होगा। तो ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि ए यूनियन मतलब होता है सारा एलिमेंट, तो ए यूनियन बी करेंगे तो भी सारा एलिमेंट आएगा और बी यूनियन ए करेंगे तो भी सारा एलिमेंट आएगा। तो इसका मतलब है ए यूनियन बी। इसी से देखो तो बी यूनियन ए करेंगे तो बी में कौन कौन सा एलिमेंट आ गया, 3 4 5 6, और ए में कौन सा एलिमेंट आ गया, तो 1 2 3 4 5 6। तो 3 4 5 6 तो लिखेंगे नहीं, 1 2 को लिख लेंगे क्योंकि कॉमन है तो एक ही लिखेंगे एक ही बार में। तो अब देखो तो दोनों में ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों में एलिमेंट इक्वल है, तो यहाँ से मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दूसरा में है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। एसोसिएटिव लॉ मतलब कोई दो को पहले साथ में रख रहे हैं, उसके साथ कोई तीसरा ला रहे हैं, फिर उसी तरह से अगला में बाकी दो को एक साथ रखे और उसको तीसरा से एसोसिएट कर रहे हैं तो भी वैल्यू इक्वल आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे नहीं, बस यहाँ पे जब क्वेश्चन बनाएंगे तब इसका यूज होगा। मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू हो जाएगा ए यूनियन, देखो पहले ए और बी को साथ में रख के यूनियन निकाले हैं, फिर जो वैल्यू आया है उसको सी के साथ यूनियन निकाले हैं, तो जो टोटल वैल्यू आया है जब बी और सी को यूनियन पहले निकाल करके ए से किए, क्योंकि सारा इंक्लूडेड है तो हम कैसे भी वैल्यू निकाले तो इंक्लूडेड वाला पार्ट सारा आ जाएगा। कहने का मतलब है इक्वल होगा। और ये कौन सा लॉ से इक्वल होगा, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। मतलब कोई दो को एक बार एसोसिएट करके कोई तीसरे से एसोसिएट करवाते हैं तो वैल्यू हमेशा इक्वल आता है। थर्ड में है ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। अब हम जानते हैं ए यूनियन फाई, ए में हम मान लिए 1 2 3 एलिमेंट है यूनियन, और फाई में कितना, तो फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं रहता है तो यूनियन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3। मतलब वही जो वैल्यू ए का था, जो सेट का वैल्यू था वही वैल्यू आ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कहने का मतलब आइडेंटिकल, तो एलिमेंट जो है सारा आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा। देखो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा कि नहीं, मतलब जो ए में एलिमेंट था वही यूनियन फाई से यूनियन किए हैं तो भी वही एलिमेंट रह रहा है। तो ये कौन सा लॉ से हुआ, तो आइडेंटिटी एलिमेंट से। फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू, और जो फाई है वो आइडेंटिटी ऑफ यू यूनिवर्सल का है। देखो यहाँ पे हम पढ़े थे एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ फाई, तो एवरी सेट मतलब यूनिवर्सल सेट को हम सबसेट निकालते हैं, तो यूनिवर्सल सेट फाई जो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट का भी सबसेट होगा। और सबसेट कहने का मतलब है कि जो यू में होगा इसमें कुछ यूनिवर्सल में कुछ भी रहेगा तो इसमें कुछ नहीं, मतलब फाई भी इंक्लूडेड होगा। तो इसलिए कह रहा है कि फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू। यू मतलब यहाँ पे ये वाला यू जो है यूनिवर्सल सेट है। यहाँ 4 में है ए यूनियन ए इक्वल टू ए। अब दो को ए यूनियन आइडेम्पोटेंट लॉ। अब आइडेम्पोटेंट लॉ होता है कि वैल्यू नेवर चेंज। आइडेम्पोटेंट लॉ में होता है कि कोई सा भी ऑपरेशन करें वैल्यू जो है वही रहेगा, मतलब जो वैल्यू है वही आएगा। जैसे ए यूनियन ए, अब दोनों का वैल्यू 1 2 3 1 2 3, तो ए यूनियन ए भी करेंगे तो भी वैल्यू आएगा। सारा एलिमेंट लिखना है तो सारा एलिमेंट 1 2 3 होगा, मतलब कि वैल्यू चेंज नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ के अकॉर्डिंग। पांचवा है यू यूनियन ए। यू यूनियन ए कहने का मतलब है ए यू मतलब यूनिवर्सल, कोई सा भी यूनिवर्सल सेट है और उसी का सबसेट ए होता है। तो जब यू यूनियन ए करेंगे तो यूनिवर्सल सेट में पूरा सेट आ जाता है, और उसी ए जो पार्ट होता है इसी यूनिवर्सल सेट का होता है। तो जब यूनियन निकालेंगे तो ये पूरा यू वाला ही लिखा जाएगा। कहने का मतलब होगा कि यहाँ से जैसे देखो यहाँ पे भी हम क्या पढ़े थे 1 2, यहाँ से देखो तो वेन डायग्राम में पढ़े थे क्या है, यहाँ पे यू यूनियन ए निकालना है। तो अब यू में कितना था 1 2 3 था, तो 1 2 3 से लेकर के 10 तक आ जाएगा। फिर ए वाला एलिमेंट, तो ए में भी देख रहे हैं कि 2 4 6 8 10 है, तो यू वाला ही एलिमेंट को लिखें तो 2 4 6 8 10 तो ऐसे इंक्लूड हो गया, तो दोबारा लिखने का रिपीट करने का जरूरत नहीं है। मतलब यू यूनियन ए इक्वल टू यू यूनिवर्सल सेट ही आता है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मतलब यूनिवर्सल सेट का लॉ।
उसी तरह से एक ऑपरेशन पढ़ ली, यूनियन कैसे निकालेंगे। अब सेकंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन जस्ट अपोजिट है, यूनियन में जैसे हम सारा एलिमेंट को लिखते थे, इंटरसेक्शन में क्या है कि जो एलिमेंट मैच करेगा दोनों सेट में तभी उसको हम लिखेंगे कि ये इंटरसेक्शन है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी, द सेट, इसमें भी एक अलग सेट बन जाएगा दो ऑपरेशन करेंगे तो। द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों में बिलोंग होना चाहिए। द सिंबल, अब यूनियन को ऊपर की तरफ से डिनोट करते थे तो सिंबल यू वाले सिंबल को ही नीचे की तरफ से डिनोट करेंगे तो इसको इंटरसेक्शन डिनोट करेंगे सिंबोलिकली। अब ए इंटरसेक्शन बी, x इज टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। देखो वही चीज है कि x को यहाँ पे देखो, यहाँ पे और था, मतलब x बिलोंग टू यूनियन में था कि x या तो a में है या फिर x b से होना चाहिए, मतलब a से भी होना चाहिए और b से भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि a और b में होना चाहिए, a में भी होना चाहिए और b में भी होना चाहिए, मतलब दोनों में एलिमेंट रहना चाहिए तभी इसका इंटरसेक्शन होगा। तो a एंड b आर टू सेट सच दैट a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5। अब ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई एलिमेंट मैच ही नहीं कर रहा दोनों में, तो उस कंडीशन में इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। अब देखो तो ये नीचे फिगर से वेन डायग्राम से दिखाया गया। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। a इक्वल टू 1 2 3 4 लिए और b इक्वल टू 2 5 6 लिए। अब a इंटरसेक्शन b निकालेंगे तो a इंटरसेक्शन b एक अलग सेट बन जाएगा। उसमें क्या आएगा, देखो जो दोनों में आ रहा, मतलब इसका एलिमेंट जो ए में भी बिलोंग करना चाहिए और बी में भी बिलोंग करना चाहिए। तो ए में 2 है, बी में भी 2 है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर सपोज करो सी इक्वल टू रहता 5 और 6, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होता, देखो तो ए में भी बिलोंग करना चाहिए, सी में भी बिलोंग करना चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन सी कोई एलिमेंट ही नहीं बिलोंग कर रहा, मतलब हाई इम्पटी सेट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ए और सी को कहेंगे ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। अब वेन डायग्राम में जैसे देखो वो इसी तरह से यू यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट किए हैं, सर्कल को सबसेट से रिप्रेजेंट किए हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, देखो यहाँ पे एक स्मॉल पोर्शन को शेडेड किया गया है, मतलब जो दोनों में इंक्लूड होगा वही ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू देगा। और यहाँ पे देखो तो ए और बी ये दोनों में कोई एलिमेंट इंक्लूड नहीं हो रहा, तो इसको बस वेन डायग्राम से दिखाए हैं। लेकिन यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हाई, मतलब दोनों में से देखो कोई एलिमेंट ही मैच नहीं कर रहा, मतलब ये जो हो जाएगा डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है। द शेडेड पोर्शन इन फिगर वही कह रहा है कि 1.5 में जो शेडेड पोर्शन है वो इंटरसेक्शन बी को डिनोट करता है। अब आगे है सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, उसी तरह से है। जैसे देखो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, दोनों इक्वल होगा, क्योंकि अगर दोनों में जैसे देखो बी इंटरसेक्शन ए भी निकालते तो यहाँ से भी बी में भी रहना चाहिए, ए में भी रहना चाहिए, यहाँ पे वही कर रहा था ए में भी होना चाहिए बी में, तो ये भी वैल्यू इक्वल आएगा। तो जब दोनों का ऑर्डर चेंज करेंगे तो भी वैल्यू में चेंजिंग नहीं आ रहा तो वो कहलाता है कम्यूटेटिव लो। उसी तरह से एसोसिएटिव लो, मतलब दो को अलग अलग ऑपरेशन करके तीसरे के साथ ऑपरेट करेंगे, फिर बाकी में दूसरे साइड में दो अलग अलग ऑपरेट करके, जैसे देखो यहाँ पे ये दोनों को पहले ऑपरेट किया है फिर सी के साथ ऑपरेट किया, यहाँ पे ये दोनों को ऑपरेट किया है फिर ए के साथ ऑपरेट किया है इंटरसेक्शन वाला, तो यहाँ पे भी वैल्यू इक्वल आएगा, इसको बोलेंगे एसोसिएटिव लो। फिर तीसरा में है फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई। अब फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है और ए में कितना भी एलिमेंट रहे तो कोई एलिमेंट मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कोई एलिमेंट मैच नहीं करेगा। कहने का मतलब जो सेट बनेगा वो भी इम्पटी हो जाएगा। तो ये कहता है लॉ ऑफ फाई एंड यू। और फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, तो ये फाई मतलब इम्पटी सेट का लॉ से होता है और यू इंटरसेक्शन ए यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन में ए। तो हम जानते हैं कि ए में जो है यूनिवर्सल सेट से ही कुछ कुछ एलिमेंट चुन करके रखा जाता है, तो ये इसमें से यही एलिमेंट चुन करके रखा जाता है, मतलब सेलेक्ट किया जाता है। तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो जो ए वाला एलिमेंट होगा और यू में तो यही दोनों कॉमन होगा ए से, तो इसको बोलते हैं फाई वाले को फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई होगा और यू इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होगा, इसको हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ फाई एंड यू यूनिवर्सल सेट का लॉ से। अब ए इंटरसेक्शन ए, अब जब ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो दोनों में तो सारा वैल्यू मैच करेगा ए इंटरसेक्शन ए, क्योंकि दोनों सेम है 1 2 3 मैच कर जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे इंटरसेक्शन दो इक्वल के बीच अगर इंटरसेक्शन का ऑपरेशन कर रहे हैं
तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा था, जहां वैल्यू चेंज नहीं होता उसको बोलते हैं हम लोग आइडम-पोटेंट लॉ। अब तीसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे देखो तो कहेगा ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से कहेगा, या फिर ए प्लस बी माइनस सी। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए इंटू बी प्लस सी ऐसे कहेगा, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी, मतलब ये ब्रैकेट के जो पहले है ए इंटू बी, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, अलग अलग कर दिए, ए इंटू सी, ये दोनों वैल्यू भी इक्वल होगा। तो उसी तरह से है, अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दिया रहे तो अलग अलग से हम जो ब्रैकेट में दिया है उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके भी हम इंटरसेक्शन निकाल के जो बीच वाला ऑपरेशन था यूनियन, इसको परफॉर्म करेंगे तो वैल्यू इक्वल आएगा। तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डेट इज इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन। मतलब इंटरसेक्शन ही है जो डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और वैल्यू इक्वल आया है। तो ये हो गया सेट का ऑपरेशन, एक यूनियन एक इंटरसेक्शन, दो हो गया। तीसरा है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट मतलब दो सेट को आपस में माइनस करना है। माइनस करने का मतलब कि एक सेट में जो एलिमेंट है दूसरे सेट में नहीं होना चाहिए। जैसे देखो तो ए इक्वल टू 1 2 3 4 लिखा हुआ है और बी इक्वल टू 3 4 लिखा हुआ, तो ए माइनस बी क्या आएगा, तो ए में से 1 2 3 4 लिखा हुआ है और माइनस 3 4, मतलब कि एलिमेंट को, जो एलिमेंट इक्वल है उसको हटा करके लिख देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 1 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ सेट ऑफ द ए एंड बी इन द ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। मतलब ए में बिलोंग करता है बी में नहीं, मतलब बी वाले को माइनस किए हैं एंड रीड एज ए माइनस बी, इसको हम लोग ए माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया तीन ऑपरेशन सेट का, एक डिफरेंस, एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन। आगे बढ़ते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, देखो तो कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब, देखो जैसे वेन डायग्राम में एक यूनिवर्सल सेट सबसेट आ रहा था, यहाँ पे भी उसी तरह से एक यूनिवर्सल सेट आएगा और एक सबसेट आएगा। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए सबसेट ऑफ यू। यू का कोई सबसेट है ए, देन कंप्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, जैसे ए का कंप्लीमेंट कह रहा है, तो मतलब कि जो ए में नहीं है, कंप्लीमेंट मतलब निगेटिव सोचना है कि ए का कंप्लीमेंट, किसी भी सेट का कंप्लीमेंट मतलब जो वैल्यू ए में है वो वैल्यू ए डैश में नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो तो अब ये डैश यू से लिए थे तो यू से 1 to 10 है, अब ए में क्या है 1 to 4 है, तो कंप्लीमेंट ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जो वैल्यू ए में है वो नहीं होना चाहिए, तो यूनिवर्सल सेट मतलब 5 से लेकर के 10 हो जाएगा, क्योंकि ए जो था यूनिवर्सल सेट का ही एक सबसेट था। तो वही लिखा है कि कंप्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू। ऑल एलिमेंट ऑफ यू हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट का वो सारा एलिमेंट हो जाएगा जो ए का एलिमेंट नहीं है। सिंबॉलिकली बी राइट ए डैश, ए के ऊपर छोटा सा डैश लगा देंगे तो इसको कंप्लीमेंट ऑफ ए कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू यू। और किसके कंप्लीमेंट रिस्पेक्ट में, तो हमेशा कंप्लीमेंट में ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में कंप्लीमेंट लगाना है। सिंबॉलिकली बी राइट ए डैश, दस ए डैश इक्वल टू, अब देखो तो ए डैश इक्वल टू एक्स इज टू एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। देखो अब एक्स बिलोंग करेगा, ए जो सबसेट था यू का, एक्स जो बिलोंग, जो ए डैश का एलिमेंट होगा वो यू का एलिमेंट होगा लेकिन ए का एलिमेंट नहीं होगा। और ये जो था सबसेट था यू का, तो ए डैश इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते यू माइनस ए, मतलब ए में जो एलिमेंट है उसको यू में से माइनस कर दिए हैं, तो जो एलिमेंट बचा है वो कंप्लीमेंट ऑफ सेट देगा। अब इसी तरह से कुछ प्रॉपर्टीज है कंप्लीमेंट सेट का। देखो कंप्लीमेंट सेट क्या कहता है, ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू। देखो हम इसका अलग अलग एग्जांपल, ए यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं 1 से 10 तक, एक यूनिवर्सल सेट तो रहेगा ही। ए इक्वल टू मानते हैं 1 से लेकर के 5 तक, तो ए यूनियन ए डैश आ जाएगा। अब देखो तो ए यूनियन ए डैश, ये यूनियन, तो ए डैश क्या हो जाएगा, अब यूनिवर्सल सेट में कितना है 1 से 10 एलिमेंट, तो वो ए से जो है 1 से 5 है और ए डैश क्या हो जाएगा जो ए में नहीं है, तो ए में कितना नहीं है मतलब 6 से 10 आ जाएगा। तो अगर ए यूनियन ए निकालेंगे तो ए यूनियन ए निकालेंगे तो ए में कितना है 1 से 5 वाला होगा, और ए डैश का भी मतलब ए डैश और ए दोनों का एलिमेंट 1 से 5 फिर बाकी 6 से
10। तो देखो तो 6 से 10, तो ये क्या बन गया, 1 से 10, मतलब कि एक यूनिवर्सल सेट ही आ गया। तो इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट लॉज की ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट और ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालेंगे यहाँ से। देखो तो ए और ए, ये इसका निगेटिव है तो दोनों में कोई एलिमेंट मैच ही नहीं करेगा। निगेटिव मतलब कहने का मतलब निगेटिव नहीं, जस्ट अपोजिट है। जस्ट अपोजिट है मतलब कोई एलिमेंट मैच ही नहीं करेगा। तो कोई एलिमेंट मैच नहीं करेगा मतलब ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 5, ए डैश इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब एक और लॉ आता है, इसको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ एक मैथमेटिशियन के नाम पे रखा गया है। ये ध्यान दे करके सीखना है कि ए यूनियन बी डैश इक्वल टू, देखो ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखो तो इसका क्या मतलब हो गया कि इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। यू यूनिवर्सल सेट का कोई एग्जांपल है, देखो हर जो भी सेट रहता है उसके लिए कोई ना कोई यूनिवर्सल सेट तो होता ही है, बेसिक सेट। तो अगर नहीं दिया रहेगा जहां यूनिवर्सल सेट का यूज होगा, जैसे इसमें हमको पता नहीं था, इसमें यू आ रहा था तो इसमें यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर कोई सा भी दो सेट दिया रहेगा ए 1 2 3 4 और बी जो है 4 5 6, ये है, तो ए डैश जो हो जाएगा ए डैश। अब यूनिवर्सल सेट 1 टू 10 इसमें दिया रहेगा, तो जब 1 टू 10 है तभी कंप्लीमेंट निकलेगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कंप्लीमेंट कब निकलेगा, जब यूनिवर्सल सेट होगा। तो इसके लिए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए डैश के लिए 1 2 3 4 माइनस कर दिए तो 5 6 7 8 9 10 हो गया। और बी डैश का कंप्लीमेंट तो 1 4 5 6 है, 4 5 माइनस करेंगे तो यूनिवर्सल सेट तो सेम ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 माइनस कर दिए तो 7 8 9 10। अब देखो तो ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी कितना आ गया, ए और बी, मतलब 1 2 3 4 5 6 सारा एलिमेंट को लिखे हैं ए और बी का। अब ये पूरा का डैश लगा है, मतलब पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे। कंप्लीमेंट निकालेंगे मतलब यूनिवर्सल सेट से यू माइनस हो जाएगा ए यूनियन बी। तो 1 से यू में कितना था, 1 से 10 एलिमेंट और ए यूनियन बी में 1 से 6 है, तो क्या बच जाएगा 7 8 9 10। अब कह रहा है कि जब यूनियन निकाल करके हम कंप्लीमेंट लगाते हैं तो इक्वल होता है दोनों का कंप्लीमेंट का यूनियन का, सॉरी दोनों का कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन का। यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीमेंट जहां पे भी आ गया मतलब अपोजिट हो गया। तो अगर यूनियन लगा करके हम इंटरसेक्शन सॉरी कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं तो अगर अलग अलग कंप्लीमेंट निकाल करके तो करेंगे तो वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो इंटरसेक्शन के अपोजिट वाले के वैल्यू के इक्वल होगा। तो अब देखो तो अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालो, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए डैश में पता है 5 6 7 8 9 10 और बी डैश में पता है 1 2 3 7 8 9 10। तो इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या है, तो 7 8 9 10 7 8 9 10। देखो तो 7 8 9 10 अलग अलग कंप्लीमेंट करके इंटरसेक्शन निकाले हैं और दोनों को साथ करके यूनियन निकाले हैं, तो उसका कंप्लीमेंट अलग अलग करके इंटरसेक्शन निकाले हैं वो दोनों का कंप्लीमेंट के इक्वल हो रहा है। तो इसको बोलेंगे हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ। इसको ध्यान रखना है, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बनेगा। और इसी का जस्ट अपोजिट भी कि अगर दोनों को एक में करके इंटरसेक्शन निकाल करके कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं तो अलग अलग कंप्लीमेंट का यूनियन के इक्वल आएगा। अब उसी तरह से लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंटेशन, लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंटेशन ए डैश इक्वल टू क्या जानते हैं, ए का अपोजिट। तो अब ए का अपोजिट और फिर ए डैश का भी अपोजिट, तो इसका अपोजिट ए ही आ जाएगा। जैसे देखो ए इक्वल टू था 1 2 3 4 था, ए डैश इक्वल टू 5 से 10 आ जाएगा। तो ए डैश का डैश, अब देखो तो ए डैश का, तो ए डैश में 5 से 10 तक एलिमेंट है तो इसका भी कंप्लीमेंट निकालना है। तो 5 से 10 एलिमेंट यू से हटा देंगे तो 1 2 3 4 बचेगा, मतलब जो ए का था वही वैल्यू बच रहा है। तो इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंटेशन, मतलब कोई सभी सेट पे हम डबल कंप्लीमेंट लगाएंगे तो इक्वल वैल्यू आ जाएगा। जैसे कहता है ना अपोजिट और अपोजिट, देखो अपोजिट और अपोजिट अट्रैक्ट, मतलब कि ये भी अपोजिट है और फिर इसका भी अपोजिट, तो इक्वल आ जाएगा ए का। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, फाई डैश इक्वल टू यू। अब फाई डैश, फाई में हम जानते हैं कि कोई एलिमेंट नहीं होता है और यू में हम जानते हैं कि सारा एलिमेंट प्रेजेंट होता है। तो कोई एलिमेंट का नहीं के अपोजिट जो हो जाएगा, मतलब सारा एलिमेंट।
हाई डैश इक्वल टू यू हो जाएगा, और यू डैश मतलब यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट में सारा एलिमेंट आता है, तो इसका कंप्लीमेंट मतलब कोई सा भी एलिमेंट नहीं, तो यू डैश इक्वल टू हाई हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ से ये सारा चीज को ध्यान रखना है। ये थ्योरी पूरा कंप्लीट हो चुका है सेट का। अब हम लोग अगले क्लास में इसका जो चैप्टर है, जो भी सेट का जितना चैप्टर है, एक एक करके एक्सरसाइज को हम लोग सोल्व करेंगे। तब तक के लिए इसका थ्योरी एक बार फिर से रिवाइज कर लेना।